आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी पद्य साहित्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को करेंगे। भाई हिंदी पद्य साहित्य में इनके हमें नाम याद रखने हैं, तो ऐसे में याद रहेंगे कि कुतुबन मृगावती अष्टछाप कवियों के नाम याद करके जाना है पेपर में। हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी, वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी पद्य साहित्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को करेंगे, जो कि एक ही क्लास में हम लोग हिंदी पद्य साहित्य से जितनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं एक क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और ये ऐसी रचनाएं हैं जिनका पूरा चांस बनता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकती हैं रचनाएं। तो सारी ही रचनाएं आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई हिंदी पद्य साहित्य में हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है और जानना है, और जहां से ये क्वेश्चन बन सकता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो हिंदी पद्य साहित्य में अगर बात करें तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि भाई हिंदी पद्य साहित्य में इनके हमें नाम याद रखने हैं, यानी कि इन काल के नाम याद रखने हैं, जो कि ये चार काल। जैसे कि हमारे क्या है कि सबसे पहले है आदिकाल। ठीक है, आदिकाल को हम लोग वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं, ऐसे भी याद रखिएगा। ठीक है, आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। और हमारा जहां से प्रश्न बनता है, मेन जहां से क्वेश्चन बनता है कि कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि भाई इसकी समय अवधि क्या है ना, टाइम पीरियड क्या है, तो याद रखेंगे आदिकाल का या वीर गाथा काल का समय क्या है भाई, सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, ऐसे क्वेश्चन बनता है। या कभी कभी आ जाता है कि भाई भक्ति काल की समय अवधि क्या है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि पूर्व मध्य काल, यानी कि पहले आदिकाल जिसको वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं, फिर होता है भाई दूसरा क्या है पूर्व मध्य काल जिसको भक्ति काल के नाम से जानते हैं। और ये इसमें यहां से ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि भाई इसकी समय अवधि क्या है ना, से भाई टाइम पीरियड इसका क्या है, तो सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। एंड उसके बाद आता है हमारा उत्तर मध्यकाल जिसको हम लोग रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं। इसकी समय अवधि क्या है बच्चों, याद रखिएगा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये किसका है भाई, ऐसे आ जाता है क्वेश्चन में कि रीतिकाल की समय अवधि है, तो 1643 से 1843। ठीक है, तो हिंदी पद्य साहित्य में यहां से आपका प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में, तो इनको बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। एंड उसके बाद बच्चों आधुनिक काल की समय अवधि पूछ लेता है, तो आधुनिक काल की है कि 1843 ईस्वी से आज तक, यानी कि अब तक कह सकते हैं हम लोग, आज तक। ओके, तो ऐसे आधुनिक काल का आप याद रखेंगे कि 1843 से अब तक या आज तक। ओके, तो इस तरीके से ये सारी समय अवधि आप तैयार करके जाएंगे अपने एग्जाम में, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मैम हिंदी पद्य साहित्य में कौन सी हमारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको हमें तैयार कर लेना चाहिए, और पूरा चांस बनता है कि हमारे पेपर में क्वेश्चन बन के आता है। यानी कि देखिए आपके एग्जाम में बच्चों 10 पूरे हिंदी गद्य पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जिनमें 5 आपके गद्य साहित्य से होते हैं और 5 आपके पद्य साहित्य से होते हैं। तो जैसे ही हम लोग की पद्य साहित्य की क्लास है, वैसे ही हम लोगों ने एक गद्य साहित्य की भी किया है। ठीक है, उनमें भी हम लोगों ने सारी महत्वपूर्ण रचनाएं देखी है। तो अगर उस भी क्लास को आपने एक बार नहीं देखा है, तो पहले आप हिंदी गद्य साहित्य की क्लास को देखिएगा, फिर पद्य साहित्य की क्लास को देखिएगा, यानी कि ये वाली। ठीक है, तो एक क्लास में हम लोगों ने इन सारी चीजों को कवर किया है। तो हिंदी पद्य साहित्य में रचनाकार और इनकी रचनाएं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से एक प्रश्न बन सकता है कि भाई मृगावती किसकी रचना है। तो मृगावती किसकी रचना है बच्चों, कुतुबन, याद रखिएगा। ठीक है, और कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि मधुमालती किसकी रचना है। ठीक है, तो मधुमालती किसकी रचना है, मंचन की है। एंड उसके बाद चित्रावली किसकी रचना है, तो ये उस्मान की रचना है, याद रखिएगा। ज्ञानदीप किसकी रचना है बच्चों, शेख नबी की रचना है। ठीक है, शेख नबी। तो ऐसे में याद रहेंगे कि कुतुबन की, मृगावती, मंझन की, मधुमालती, उस्मान की, चित्रावली, शेख नबी की, ज्ञानदीप। और ये ऐसी रचनाएं हैं कि जिनसे पूरा चांस बनता है कि हमें पेपर में ये देखने को मिल सकती हैं। कासिम शाह, ठीक है, कासिम शाह की रचना याद रखिएगा हंस जवाहिर, और नूर मोहम्मद की रचना याद रखिएगा इंद्रावती। हमारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ ऐसा क्वेश्चन है कि इंद्रावती किसकी रचना है, तो इंद्रावती किसकी रचना है बच्चों, नूर मोहम्मद की। ये पूछी जा सकती है आपके पेपर में। एंड उसके बाद सूरदास की भी रचना याद रखिएगा बच्चों, जो कि हिंदी पद्य साहित्य के अंतर्गत आती हैं, कि सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये तीनों ही रचनाएं किसकी है भाई, सूरदास की है। हो सकता है कि हमारे पेपर में एक देकर के पूछ ले कि भाई साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना है। ठीक है, तो सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, इनको बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न जरूर बनेगा। ओके, तो ये सारी ही आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है कि भाई अष्टछाप कवियों के नाम याद करके जाना है पेपर में। ठीक है, अष्टछाप कवियों के नाम याद करके जाना है आपको। तो जिसमें है भाई कि सबसे पहला क्या है, सूरदास। ठीक है, सूरदास। दूसरे नंबर पे किसका नाम है, नंददास। तीसरे नंबर पे किसका नाम है भाई, परमानंद दास। यानी अष्टछाप कवियों के अंतर्गत
नाम से ही पता चल रहा है मैम 8 कवियों के नाम पता होने चाहिए। और इन 8 कवियों में सबसे पहले हैं सूरदास, दूसरे हैं नंददास, तीसरे हैं परमानंद दास और चौथा है भाई कृष्णदास। ठीक है, 5वें नंबर पे कौन है? कुंभन दास, चतुर्भुज दास, चीत स्वामी और गोविंद स्वामी। इन 8 कवियों के नाम याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न बन के आ जाता है कि भाई अष्टछाप कवियों में से एक है और 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। जब हमें इन 8 कवियों के नाम याद रहेंगे तो उस वक्त हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, और एक प्रश्न आना ही आना है बच्चों, एक प्रश्न जरूर आएगा कि भाई अष्टछाप कवियों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं अब देख लेते हैं, जो कि रीतिकाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखते हैं रचनाकार देखेंगे और इनकी रचनाएं देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों केशवदास। केशवदास की रचना बिल्कुल याद करके जाइएगा। एक तो है रामचंद्रिका और दूसरी है कविप्रिया। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कविप्रिया किसकी रचना है या रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, ऐसे आए हैं प्रश्न पिछले वर्ष में। इसी तरीके से आए हैं प्रश्न कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं या कविप्रिया किसकी रचना है, तो किसका नाम आपको याद रखना है? केशवदास। ठीक है, और देव की रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि रीतिकाल कवियों में से एक माने जाते हैं। कौन? कविदेव। ठीक है, कविदेव। इनकी याद रखिएगा भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास और रस विलास। 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये भाव विलास रचना आई थी। ठीक है, ऐसे आया था कि भाई भाव विलास किसकी रचना है, या एक प्रश्न इस तरीके से एक सेट में आया था घुमा करके। मैं आपको ये भी याद दिलाती हूँ कि भाई प्रश्न कैसे बनता है। एक सेट में ऐसे प्रश्न आया था कि कवि देव, ठीक है, रीतिकालीन कवि देव की रचनाएं हैं, और 4 ऑप्शन में पता है क्या दे दिया था? एक दिया था भवानी विलास, एक दिया था भाव विलास, एक दिया था रस विलास और एक ऑप्शन में था कि रामचंद्रिका। और क्वेश्चन ऐसे था कि रीतिकाल कवियों में से, यानी कि रीतिकाल कवि देव की रचना नहीं है, और 3 रचनाएं थी उसमें, यानी भाव विलास थी, भवानी विलास थी, रस विलास थी। ये देव की रचना थी और रामचंद्रिका केशवदास की थी। तो इसलिए उसमें हमारा सही जवाब क्या हुआ था? कि रामचंद्रिका। ऐसा प्रश्न 2024 में आया था। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं पढ़ के जाएंगे। भूषण की याद रखिएगा बच्चों, शिवराज भूषण, शिव बावनी और छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में आई हुई है कि भाई छत्रसाल दशक के रचयिता है, तो याद रखिएगा भूषण की ये रचना है। मतिराम की रचना याद रखिएगा बच्चों, रसराज, ललित ललाम। ललित ललाम किसकी रचना है या रसराज किसकी रचना है? मतिराम की है। ठीक है, एंड पद्माकर की याद रखिएगा, पद्माभरण है बच्चों, जगद्विनोद है और गंगा लहरी है। ये किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है। ठीक है, बिहारी लाल की रचना क्या है भाई? बिहारी सतसई। याद रखिएगा कि बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी की, है ना, बिहारी लाल की रचना है। और एक चीज और याद रखिएगा बच्चों कि रीतिकाल कवियों के हम लोगों ने नाम भी देखे, साथ में उनकी रचनाएं भी देखी, है ना, जो कि महत्वपूर्ण थी। अब इतनी बात याद रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि रीतिकाल की 3 धाराएं कौन कौन सी होती हैं, या रीतिकाल की कितनी धाराएं हैं, ये ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा बच्चों कि रीतिकाल की 3 धाराएं होती हैं। पहली कौन सी होती है? रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरी होती है रीति सिद्ध काव्य धारा और तीसरी होती है रीति मुक्त काव्य धारा, है ना, क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन इस तरीके से बन के आ सकता है आपके एग्जाम में। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल लास्ट टाइम में इन रचनाओं को जरूर पढ़ करके जाएं। तो अभी से आप अगर इनको तैयार करेंगे, एक कॉपी या पेज पर लिखेंगे और हर दिन लगातार इनको थोड़ा थोड़ा समय देंगे, तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। और पेपर में जाने से पहले भी इनको एक बार पूरा रिवीजन करके जाएं, और यकीन मानिए कि इन्हीं में से आपको प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। अब रीतिकाल की कवियों में अब ध्यान में रखिएगा कि भाई रीतिकाल के बारे में हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अब मैं आपको बताऊं कि यहां से प्रश्न कैसे बनेगा। मैं आपको बताती हूं कि यहां से कैसे प्रश्न बनेगा। 2024 में ऐसे प्रश्न आया था कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसके द्वारा कहा गया है, ऐसे प्रश्न आया था। कैसे आया था कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको याद रखना है कि भाई मिस्र बंधुओं के द्वारा। और मैम मिस्र बंधु का नाम आए ना, तो हमें यह भी याद रखना है कि भाई मिस्र बंधु नाम के 3 भाई थे। आपने पहले भी पढ़ाया है कि मिस्र बंधु नाम के 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, और तीनों मिलकर के ही रचनाएं करते थे। याद रहेगा। तो 2024 में ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि भाई रीतिकाल को अलंकृत काल किसके द्वारा कहा गया है, तो मिस्र बंधुओं ने कहा है रीतिकाल को अलंकृत काल। और हो सकता है कि 25 में ऐसा प्रश्न आ जाए कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसके द्वारा कहा गया है, तो याद रखना मेरे बच्चों, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया है श्रृंगार काल। और कला काल किसके द्वारा कहा गया है, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा कला काल कहा गया है। ठीक है, ये नाम दिए गए हैं। तो ऐसे में याद रहेगा, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं के द्वारा, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा, और कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो भारतेंदु युग के अंतर्गत इन कवियों के नाम याद रखिएगा बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र और श्रीधर पाठक। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना है जो कई बार पेपर में पूछी हुई है, प्रेम माधुरी। ठीक है, और श्रीधर पाठक की है बच्चों कश्मीर सुषमा। ये कौन से युग के अंतर्गत आते हैं, भारतेंदु युग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और द्विवेदी युग में इन कवियों के नाम याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त,
और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मैथिली शरण गुप्त की एक रचना कई बार पूछी जाती है साकेत, जो कि इनका महाकाव्य है, ठीक है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक रचना है प्रिय प्रवास, ठीक है, प्रिय प्रवास, ये भी कई बार पूछा गया है। एंड उसके बाद याद रखिएगा कि छायावादी युग के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद की एक रचना है भाई कामायनी, ठीक है, कामायनी। और महादेवी वर्मा का याद रखिएगा यामा, ठीक है, यामा भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये भारतीय हिंदू युग के अंतर्गत है बच्चों, ये द्विवेदी युग के अंतर्गत है, ये छायावादी युग के अंतर्गत है। और अब हम लोग बात करेंगे कि प्रगतिवादी युग, ठीक है। तो प्रगतिवादी युग में शिवमंगल सिंह सुमन और प्रलय सृजन, ठीक है, प्रलय सृजन, यानी कि प्रगतिवादी युग के अंतर्गत शिवमंगल सुमन की एक रचना याद रखिएगा प्रलय सृजन, ओके, कई बार आई हुई है पेपर में। और रामधारी सिंह दिनकर भी हमारे प्रगतिवादी युग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो प्रगतिवादी युग के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना याद रखिएगा उर्वशी, ठीक है, यानी कि मैम उर्वशी से भी याद रखेंगे कि भाई रामधारी सिंह दिनकर की बात आए तो ये हम हर वक्त आपको याद दिलाते हैं कि सन 1908 सिमरिया ग्राम जिला मुंगेर बिहार प्रकट हुए साहित्य जगत में दिनकर जी मानो तनुधार। बीए पास किया पटना से, ज्ञात हुआ कविता का सार, रचे रेणुका अरु रसवंती कुरुक्षेत्र बापू हुंकार। ऐसे करके आपको रामधारी सिंह दिनकर से कई सारी चीजें याद रहेंगी, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे बच्चे तैयार करेंगे इसको। और फिर जैसे मैम हम लोगों ने सबसे पहले भारतीय हिंदू युग का देखा, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, फिर प्रगतिवादी युग। वैसे ही बच्चों प्रयोगवादी युग के अंतर्गत अज्ञेय का नाम, नागार्जुन और धर्मवीर भारती, ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा। और इनमें इनकी रचनाएं, अज्ञेय की सबसे प्रसिद्ध रचना आंगन के पार द्वार पूछी जा सकती है, नागार्जुन की प्यासी पथराई आंखें, और धर्मवीर भारती की ठंडा लोहा और कनुप्रिया। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि भाई ठंडा लोहा किसकी रचना है या कनुप्रिया किसकी रचना है, तो ये धर्मवीर भारती की रचना है। और कौन से युग के अंतर्गत आते हैं, प्रयोगवादी, है ना। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि प्रयोगवादी युग की रचना है और दे दिया कि कनुप्रिया, तो आप कैसे बोलेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये कनुप्रिया प्रयोगवादी युग की है, क्योंकि इसके रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती। और धर्मवीर भारती किसके अंतर्गत आते हैं, प्रयोगवादी युग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऐसे तैयार कीजिए आप। फिर नई कविता के युग के अंतर्गत गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र। गिरजा कुमार माथुर की एक रचना है धूप के धान, और भवानी प्रसाद मिश्र की है खुशबू के शिलालेख, ठीक है। इसकी ट्रिक भी हम लोगों ने देखी थी कि भाई खुशबू, जिसको हम लोग भवानी कह के बुलाएंगे, ठीक है। तो खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तो इतना हम लोग हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत, इतनी ये सारी चीजें आपके लिए बस महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है। तो हिंदी पद्य साहित्य में हम लोगों ने इन सारी महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लिया, एक साथ देख लिया। ऐसे ही हमारा गद्य साहित्य का भी एक ऐसे ही मतलब क्लास है, जिसमें एक छोटी सी क्लास में ही हम लोगों ने उन रचनाओं को भी देखा है। तो ये दोनों ही क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए फिर इतना ही बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।